औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के सिलसिले में नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसका नाम लिमिट्स एंड फंक्शंस है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 7 एक्सरसाइजेज हैं और अगर हम पेपर के हवाले से बात करें तो ये शॉर्ट के अंदर जो कैलकुलस का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें इस चैप्टर से 2 सवालात पूछे जाते हैं। एक सवाल लिमिट का होता है जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 और 1.7 से हमारे पास आता है। जो दूसरा सवाल हमारे पास होता है वो लिमिट ऑफ फंक्शन का सवाल होता है या इवन और ऑड फंक्शन का सवाल होता है जो कि 1.3 वगैरह से हमारे पास होगा। वो हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम जनाब आज जो है वो लिमिट की इंट्रोडक्शन की, लिमिट क्या होती है, कितनी तरह की होती है, क्या क्या चीज़ें लिमिट के अंदर होती हैं, ये डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स की लिमिट्स होती हैं, कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हम एक्सरसाइज नंबर 1.7 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह जितना टाइम अगर होता है तो 1.6 के सवालात हम जनाब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले जब सवाल करने जा रहे हैं, एक तरीका तो ये कि बेटा मैं सवाल लिखता, जवाब डायरेक्ट सॉल्व कर देता, आंसर आ जाता, बट दिस इज़ नॉट द वे टू स्टार्ट अ चैप्टर। किसी भी चैप्टर को शुरू करने का ये तरीका यकीनन नहीं है। जो चीज़ हम चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमें उस टॉपिक के बारे में क्या करना है, क्या लॉजिक्स है, कुछ बेसिक बातें अगर हमें पता रहेंगी तो मामला ज़रा हमारे पास आसान रहेंगे। बहुत ही आसान तरीन, सादा तरीन अल्फाज में डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक दो पॉइंट इसमें से आगे पीछे भी हो जाए, मगर ऐसी बात बताई जाएगी जो आप बआसानी कबूल कर सकेंगे और जो बात आपको बआसानी समझ में आ जाएगी। A limit tells you the a limit tells us the value that a function approaches as that function's input get closer and closer to some number. पहली बात बेटा समझ लें कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो कोई भी हमारे पास जो रिलेशन होता है, फंक्शन की बड़ी अच्छी सी जो है वो लॉजिक है और बाकायदा एक प्रॉपर सी डेफिनेशन है। 1-on-1 फंक्शन, 1-to-2 फंक्शन, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। हम बहुत आसान ज़ुबान में आपको बताते हैं कि फंक्शन बेसिकली किसी वेरिएबल की इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी भी इक्वेशन को, और जब इक्वेशन की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही होगी। बाद दफ़ा इक्वेशन वॉल्यूम को डिस्क्राइब कर रही होती है, बाद दफ़ा एरिया को डिस्क्राइब कर रही होती है। कोई भी इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसको हम फंक्शन कह सकते हैं और उस फंक्शन के अंदर जब हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू मिलती है। मिसाल के तौर पे वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। रेडियस उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आता है। फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिसकी वैल्यू हम खुद से पुट करते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फंक्शन की ज़ुबान में ये डोमेन और रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? फंक्शन की ज़ुबान में इनको डोमेन और रेंज कहा जाता है। अभी हम इस तरफ चले जाएंगे तो शायद अपने मेन टॉपिक से आगे पीछे हो जाएंगे। जब इंशाल्लाह चैप्टर जब हम एक्सरसाइज 1-2-3 करेंगे तो वहाँ आपको डोमेन रेंज के बारे में बहुत तफसील के साथ, डिटेल के साथ बताएंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू इनपुट की जाती है, करीब करीब की वैल्यू तो होता है इक्वल टू, और एक होता है करीब करीब की वैल्यू जब पुट की जाती है तो उस फंक्शन से कोई वैल्यू हमें रिटर्न होती है। फंक्शन से हमें क्या होती है कि वैल्यू हमें रिटर्न होती है। यहाँ पर हम इक्वल टू के बजाय एक एरो का निशान लगाते हैं। अगर आप यहाँ तवज्जो से मेरे बेटा गौर से देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक एरो का निशान लगाया है। इसको कहते हैं अप्रोचेस या टेंड्स टू। किसी भी फंक्शन में अगर जो वेरिएबल मेरे पास है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्क कर एक्स है, जब उसकी वैल्यू एक्स के करीब करीब जाएगी तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको उसकी लिमिट कहा जाता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं, जो छोटे मोटे सवाल जहन में होंगे वो आपको दूर हो जाएंगे। ट्रीट उसको पहले इक्वल टू तरह ही करते हैं, ट्रीट इसको इक्वल टू की तरह ही ट्रीट करते हैं, लिखते हैं इसको टेंस टू करके।
एक सवाल हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सवाल गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अगर गिवन है तो लिमिट में करना ये होता है मेरे बेटा कि जो हमें वैल्यू गिवन होती है x की, ये अप्रोचेस कहलाती है, टेंस टू कहलाती है, इसकी वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट करना होता है कि जो x की वैल्यू मेरे पास 1 यहाँ मौजूद है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 1 हो गया, प्लस का 5 हो गया। इन तमाम को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 हो गया। यानी जब फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अप्रोच करेगा 1 पर तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो अप्रोच करेगी 8 पर। फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी हमारे पास, 8 पे अप्रोच करेगी, 8 के करीब करीब होगी या 8 के बराबर होगी। एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। एक सवाल हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। क्या गिवन है बेटा, क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 गिवन है। जिसका तरीका आपको ऊपर बताया कि व्हाट विल यू डू कि जहाँ जहाँ एक्स है मेरे बेटा वहाँ पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2। जहाँ जहाँ पर x मौजूद है x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, या x का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और नीचे x माइनस 2 था 2 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 4 होगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरे बेटा 0/0। तो जरा सुनना, जो आंसर हमारे पास है मेरे बेटा 0/0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 0/0 को कहा जाता है अनडिटरमाइंड क्वांटिटी। एक तो 0 होता है, 1/0 को इन्फिनिटी कहते हैं, एक 0/0 होता है, इसको कहते हैं अनडिटरमाइंड क्वांटिटी, और ये वैल्यू काबिल कबूल नहीं होती है। यानी कि आंसर हमारे पास जो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0/0 नहीं आ सकती। हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कोई लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वैल्यू मालूम करते हैं। अगर 0/0 आंसर आ रहा है तो दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। वी विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन अगेन, दोबारा करेंगे और कोई लॉजिक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ताकि आंसर 0/0 हमारे पास ना आए। इन दिस सिनारियो, जो आपको मैंने सवाल यहाँ पर मेरे बेटा दिया है, अगर आप ऊपर वाले हिस्से को गौर से देखें, नंबर वैल्यू इज कॉल्ड अनडिटरमाइंड क्वांटिटी एंड इज नॉट अ वैलिड आंसर, ये हमारा वैलिड आंसर नहीं होता। अब इस सवाल को हम दोबारा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, और जो ऊपर मेरे पास x माइनस 4 है मेरे बेटा, इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। जो 4 है इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी का मेरे बेटा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो क्या देखेंगे मेरे बेटा कि ऊपर नीचे कुछ वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऊपर नीचे वैल्यू हमारे पास लाजमी कैंसिल आउट होगी, ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब कैंसिल आउट होने के बाद जो वैल्यू बचेगी, जब उसमें हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, और उसके बाद जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 2 + 2 हमारे पास जो आंसर है 4 आ जाएगा, जो ऑब्वियसली 0/0 यानी कि अनडिटरमाइंड क्वांटिटी नहीं है। ये आंसर एक्सेप्टेबल होगा, ये आंसर हमारे पास एक्सेप्टेबल होगा। इन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो सवालात हमारे पास होंगे उन सवालात के अंदर डायरेक्ट जब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0/0 आ जाएगा। उसके बाद हम कोई दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ताकि आंसर हमारा 0/0 ना आए। अब वो टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, क्या क्या टेक्निक होगी, उनको जरा हम देखने की जनाब कोशिश करते हैं। देखो बेटा, अगर हम टाइप्स ऑफ लिमिट की बात करें, टाइप्स ऑफ लिमिट से मुराद यहाँ पर ये है कि हम जब लिमिट के सवाल सॉल्व करेंगे तो कितनी तरह के सवालात हमारे पास लिमिट के हो सकते हैं, या लिमिट के सवाल हमारे पास होंगे। वन ऑफ देम इज द डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट के अंदर क्या होगा मेरे बेटा, जब सवाल हमारे पास होगा और जब उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0/0 के अलावा। 0/0 आंसर नहीं आएगा, यानी अनडिटरमाइंड क्वांटिटी नहीं आएगी, वो आंसर आपका एक्सेप्टेबल होगा। दिस द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर। द सेकंड वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका आपने पीछे एग्जांपल के अंदर देखा
कि सवालात हमारे पास सवाल गिवन होगा, जब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो अनडिटरमाइंड क्वांटिटी आएगी, उसको फैक्टराइज किया जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो ऊपर नीचे वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो 0.0 के अलावा आंसर आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास होगा। फिर हमारे पास एक एल्जेब्रिक फार्मूला का मेथड हमारे पास होगा। एक अजीब से फार्मूला हमारे पास है कि लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये बराबर होता है n a की पावर n माइनस 1। ये डायरेक्ट फार्मूला है। इस फार्मूले के हम आगे चल के डेरिवेशन भी करेंगे, इस फार्मूले के आगे चल के हम डेरिवेशन भी करेंगे। कुछ किताबों के अंदर इसको कई डिफरेंट तरीकों से अप्रोच करके इस सवाल को कराया जाता है, मगर यहाँ हम मगर जो स्टैंडर्ड मेथड ये होता है हमारे पास कि हम फार्मूले को इस्तेमाल करके इसको आंसर इसका लिख देंगे डायरेक्ट, बजाय ये कि लंबे लंबे फार्मूले खोले जाएंगे। इसका प्रूफ मैं आपको मैं करवा दूंगा। अगर एग्जाम में सवाल एज इट इज डीटो आ गया फिर तो फार्मूला नहीं लगाओगे। अगर एग्जाम में सवाल डीटो बिल्कुल ऐसे ही जैसा लिखा है वैसे ही आ गया फिर तो मेरे बेटा आपको जो है वो इस फार्मूले की डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी। अगर वैल्यूज की शक्ल में सवाल है तो फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं, करेंगे सवाल तो आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होते हैं। इनके हमारे पास सवालात होंगे। इनकी टेक्निक ये होती है, सबसे पहले हम सवाल को कन्वर्ट करके साइन और कॉस की फॉर्म में ले आते हैं, और एक फार्मूला हमारे पास है मेरे बेटा कि साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। वैसे अगर आप इस पर डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो आंसर 0.0 आएगा। साइन 0 होता है, एक्स वैल्यू 0 है तो आंसर 0.0 आएगा। मगर मैथमेटिकली ये बात प्रूफ कर दी गई है कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है। सामने की डेरिवेशन हमारे स्कोप से बाहर है, हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे नहीं। हम यहाँ पर डेरिवेशन जनाब करेंगे नहीं, डेरिवेशन हमारे स्कोप से बाहर है। फार्मूला हमारे पास है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है। और यहाँ एक बात ख्याल रखनी है कि अगर ऊपर मेरे बेटा एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए। अगर सिनारियो ऐसा हो जाए कि ऊपर ए एक्स हो जाए, क्या हो जाए मेरे बेटा, ऊपर अगर ए एक्स आ जाए तो नीचे भी ए एक्स होना चाहिए। जो नंबर पीछे मौजूद है वही नंबर नीचे होना चाहिए। ए एक्स है तो नीचे एक्स होगा, 4x है तो नीचे 4x होगा, एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर होगा, तब वो आंसर 1 के बराबर होगा। फिर एक फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, जिसको नेचुरल लॉग का एंटी लॉग कहा जाता है। ई की पावर एक्स हमारे पास होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होता है जिसका बेस ई होता है, और इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है बराह रास्त। फार्मूला होता है क्या मेरे बेटा, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है। इसमें भी आप देखो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो आंसर 0.0 आएगा, मगर ये मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है। ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये 1 के बराबर होता है। इसमें भी लॉजिक पीछे की तरह है मेरे बेटा, इसमें भी लॉजिक हमारे पास पीछे की तरह हमारे पास लॉजिक है कि अगर ऊपर ए एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, 4x होगा तो 4x होना चाहिए, 5x होगा तो 5x होना चाहिए, ऊपर एक्स स्क्वायर होगा तो नीचे भी एक्स स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास होता है। अगर ए की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 हो तो ये ln a के बराबर होता है। जहाँ ई था यहाँ ए है, ख्याल रखना। ई एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ए से मुराद कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ए से मुराद कांस्टेंट नंबर है, 2 हो 3 हो 4 कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है। फिर हमारे पास एक और होता है जिसको रैशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। अगर ऊपर वाले को देख ले, ये तो मैंने जनरल लिखा है फार्मूला ए एक्स अपॉन एक्स। अगर यहाँ पर मेरे बेटा क्या हो जाए, अगर एक एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट लगा है तो द सेम कोफिशिएंट मस्ट एग्जिस्ट इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में वही कोफिशिएंट हमारे पास होना चाहिए। फिर एक रैशनलाइजेशन मेथड हमारे पास होता है जो 1.7 में इंशाल्लाह करेंगे, इस पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। फिर हमारे पास कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसपे इनफाइनाइट लिमिट होती है, लिमिट ही गिवन होती है, 1/infinity हमारे पास लिमिट गिवन होती है। तो ये हमारे पास गिनने अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स के सवाल हमारे पास लिमिट के हवाले से होंगे। एग्जाम में जरा 3 सवाल आते हैं, कोई 2 सवाल करने होते हैं, पढ़ा सारे देते हैं। पढ़ा सारे देते हैं, आप जब सब पढ़ लोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा एग्जाम में सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं। एक और जो मसला आपको सेकेंडरी मैथमेटिक्स के अंदर बार बार तंग करेगा, एक और जो प्रॉब्लम आपको सेकेंडरी मैथमेटिक्स में बार बार आएगी, वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं जो आप फर्स्ट ईयर
मैथमेटिक्स के अंदर पढ़कर आए थे। वो फार्मूले वहाँ ख़त्म नहीं हुए हैं, जो फार्मूले आपने वहाँ पढ़े हैं, दीज फार्मूलाज विल बी अप्लाइड अगेन। ये फार्मूले दोबारा हमारे पास यहाँ इस्तेमाल होंगे कैलकुलस के अंदर, स्पेशली कैलकुलस के अंदर। ये सारे फार्मूले जो आपने पढ़े थे, साइन 2 थीटा के, साइन अल्फा प्लस बीटा का, इस तरह के जितने भी फार्मूले हैं वो सब इस्तेमाल होंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर आपको जो जो फार्मूले ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज से पहले मेंशन करते रहेंगे कि आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। चंद फार्मूले हैं, आपको मेंशन कर देता हूँ, जरा आप देख लीजिएगा। आपको याद होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट ऑफ द फार्मूला हमारे दो, पहले तो कुछ अलजेब्रा के फार्मूले के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 5 माइनस वाई होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, जो हमने पिछले सवाल में इस्तेमाल भी किया है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर एक्स एंगल है, थीटा लिखा हो, वाई लिखा हो, जेड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमूमी तौर पे एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो एक्स ही लिखा हुआ आता है। वजह इसकी ये होती है कि टाइपिंग के अंदर थीटा बेटा टाइप करना मुश्किल होता है, एक्स लिख के लगा देते हैं। यहाँ से बेटा हम इसको अलग कर लें, साइन स्क्वायर को अलग कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को अलग करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक और फार्मूला हमारे पास होता है साइन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। और इस फार्मूले को हमने वैसे तो अपने बयान इस्तेमाल किया है, इस फार्मूले को हम यहाँ जो इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास साइन एक्स होगा, उसको ब्रेक करेंगे एक्स अपॉन 2 में। इसको हाफ एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इसको हाफ एंगल कहा जाता है। साइन एक्स होगा, उसको ब्रेक करेंगे एक्स अपॉन 2 के अंदर। ये देखो बेटा एक्स था ना, इसको 2x अपॉन 2 कर लिया। अब ये जो पूरा एक्स अपॉन 2 था, जो पूरा हमारे पास x अपॉन 2 था मेरे बेटा, ये पूरा x अपॉन 2 यहाँ देखिए बेटा कौन से, ये हमारा थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? थीटा बन जाएगा। लिहाजा फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 हमारे पास जना फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक और फार्मूला है कॉस 2 थीटा का, जो बराबर उसके 3 फार्मूले होते हैं अगर आपको याद हो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस फार्मूले को हम अगेन जनाब हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। अगेन क्या करोगे मेरे बेटा? इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। जो खाली एक्स मेरे पास मौजूद था, जो ओनली एक्स था, उसको मैंने ब्रेक किया है 2x अपॉन 2 में। तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के बराबर होगा। ऑल्दो वी हैव 3 फार्मूलाज, मगर हम जिस फार्मूले से हमारा वाकफियत रहेगी वो फार्मूला हमारा कौन होगा? साइन वाला फार्मूला हमारा होगा। बल्कि इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करेंगे, और अगर इस फार्मूले में ज़रा चीज़ों को आगे पीछे करें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस एक्स के। कहीं मेरे बेटा अगर 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। जब किसी काम पे जाते हैं ना मेरे बेटा, तो काम पे जाने से पहले आपके पास उस काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होनी चाहिए। मजदूर काम करता है, उसके पास उसके औजार होंगे तो काम करेगा, उसके बगैर काम नहीं करेगा। इसी तरीके डॉक्टर होगा तो उसके पास जनाब जो है वो अपने स्टेथोस्कोप होना चाहिए, और इंजेक्शन वगैरह जो भी चीज़ उसकी होती है वो उसके पास होनी चाहिए, ऐसे तो इलाज भी करेगा ना। इसी तरीके से जब मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हैं तो किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें उन फार्मूलों से वाकफियत होनी चाहिए जो उस एक्सरसाइज के दरमियान हम इस्तेमाल करेंगे। जो एक्सरसाइज के दरमियान हम इस्तेमाल करेंगे उन फार्मूलों की वाकफियत आपको जनाब होनी चाहिए। तो ये फार्मूला आपको मैंने वाकफियत करा दी है, सवाल के बीच में आते रहेंगे तो फार्मूला आपको ये याद होने चाहिए। ओके जनाब, ये फार्मूले पक्के याद होने चाहिए। जब तक ये फार्मूले याद ना हो, पक्के ना हो, क्लियर ना हो, एक्सरसाइज शुरू करना बेवकूफ़ी है। इसलिए आप पहले फार्मूले पे जोर दीजिएगा, बैठ के सब फार्मूले पढ़िएगा, समझिएगा फार्मूले कैसे बने, फिर एक्सरसाइज के सवाल पे जाकर कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट सवाल ना कीजिएगा। नाउ देन, इसके बाद हमारे पास कुछ लिमिट की प्रॉपर्टीज भी होती है। बिफोर वी स्टार्ट, कुछ लिमिट की प्रॉपर्टीज भी हमारे पास होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला है सम रूल। अगर हमारे पास लिमिट लिखी है और लिमिट के अंदर बेटा हमारे पास दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, देखो बेटा बेटा यहाँ पर ये दो फंक्शन मेरे पास ऐड हो रहे थे, बाहर एक लिमिट थी, तो हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट को दोनों फंक्शन के साथ अलहदा अलहदा लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों फंक्शन के साथ लिमिट को अलहदा अलहदा अलग अलग स्प्लिट स्प्लिट कर देंगे। लिमिट को जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ हम लिमिट को अलग कर देंगे, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। वी कैन डू दैट। लाइक वाइज एक और है हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल रूल।
अगर लिमिट के अंदर जो फंक्शन हमारे पास है, अगर उस फंक्शन के साथ मेरे बेटा कोई कांस्टेंट नंबर लगाओ, 2 है, 3 है, 4 है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो वो कांस्टेंट नंबर हमारे पास लिमिट के पीछे आ जाएगा, लिमिट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि लिमिट का ताल्लुक वेरिएबल से होता है। लिमिट का ताल्लुक वेरिएबल से होता है। अगर कोई कांस्टेंट होगा, अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वो लिमिट के पीछे आ जाएगा, लिमिट के बाहर आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट रूल। जिस तरह हमने प्लस पे देखा था मेरे बेटा, इसी तरीके से मल्टीप्लाई में देख रहे हैं मेरे बेटा कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो बेटा लिमिट एक थी, फंक्शन दो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ लिमिट को अलहदा अलहदा सेपरेट किया जा सकता है। दोनों के साथ लिमिट को अलहदा अलहदा हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे प्लस में अलग कर सकते हैं वैसे मल्टीप्लाई में अलग कर सकते हैं। एंड लाइक दैट हमारे पास क्वोशिएंट रूल है, लिख नहीं रहा, जगह ज़रा शॉर्ट है। अगर एक लिमिट है ऊपर नीचे मेरे बेटा मुझे वैल्यू गिवन है, एक लिमिट है और बेटा मुझे अगर ऊपर नीचे वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट को ऊपर अलग, ऊपर लिमिट अलग कर देंगे, नीचे लिमिट अलग कर देंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ लिमिट ले जाएंगे, प्लस पे हो, मल्टीप्लाई में हो, किसी भी शक्ल में हो, लिमिट को अलग अलग ले जाएंगे। और लास्ट एंड द फाइनल द पावर रूल। अगर फर्स्ट करें पावर लगी हुई है, लिमिट बाहर है, होल पावर है, तो लिमिट अंदर चली जाएगी, पावर वैसी रहेगी, लिमिट अंदर चली जाएगी, पावर हमारे पास मेरे बेटा यहाँ और से अगर देखो तो यहाँ पर जो सिनारियो हमारा बन रहा है, तो लिमिट बाहर है और यहाँ पर मेरे पास होल पावर है। तो हमने क्या किया, लिमिट के पावर के अंदर लेके बता रहे हैं, मकसद ये कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ आप लिमिट को ले जाइए, ना देखे ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, हर जगह लिमिट को, हर वेरिएबल के साथ लिमिट को अलहदा अलहदा सेपरेट किया जा सकता है। ये थी अब जो पिछली स्क्रीन थी, ये स्क्रीन थी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर सवालात करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा सवाल करने में। कुछ भी नहीं सवाल के अंदर, बहुत सिंपल से, सादा से, आसान से, सहल से सवाल आते हैं। नाउ ना विल मूव टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के ऊपर मूव करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 1.6 है, लिखी नहीं है, 1.6 हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03 इंटू जीरो। जब जीरो लिमिट गिवन है, जहाँ जहाँ एक्स और जीरो जाएंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। सॉल्यूशन डाला, हेडिंग डाली, क्या देखते हैं, ऊपर भी कॉमन निकल रहा है, नीचे भी कॉमन निकल रहा है। कोशिश ही करनी चाहिए, हम जरा चूंकि बहुत आसान सवाल आते हैं, सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, वेस्ट नहीं कर रहे वक्त। कोशिश ही करनी चाहिए कि पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, 0.0 शो करते हैं, फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल एग्जाम में आते हैं इंशाल्लाह, उस पर मैं करने की कोशिश करेंगे, वरना बहुत लंबी वीडियो हमारी हो जाएगी। ऊपर से एक्स कॉमन निकाला, नीचे से एक्स कॉमन निकाला, फिर क्या देखते हो मेरे बेटा, जब ऊपर से एक्स कॉमन निकला है, नीचे से एक्स कॉमन निकला है, तो ये दोनों एक्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और लिमिट में इंतजार ही कैंसिल आउट को करना होता है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो। जब कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बेटा, तो 3x² माइनस 2x, और नीचे क्या बच गया, 4x प्लस 2 बच गया। जब कैंसिल हो जाएगा तो हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, और जब लिमिट के अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर उसकी वैल्यू, जहाँ पर x है वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लिमिट के अप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1.2 आएगा। अब इसकी बात है कि 0.0 नहीं होना चाहिए। अगर आप इस सवाल में डायरेक्ट लिमिट पुट करने की कोशिश करते या पुट करते, रफ में करके देखना, तो उसका आंसर 0.0 आ जाएगा, जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है। एक और सवाल देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 3x² माइनस का 9 अपॉन x माइनस 3। जब 3 लिमिट पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, 0.0 आएगा, जो कि वैलिड नहीं है। क्या करते हैं सवाल के अंदर, पहले सवाल लिखा, क्या देखते हैं, वही हमने जो लास्ट सवाल किया था उसमें भी काम था। ये हमारे पास फैक्टराइज हो सकता है। इसको हमने 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज किया, दो मेरे बेटा फैक्टर बन गए, x प्लस 3 एक्स माइनस 3। और जब दो फैक्टर मेरे बेटा बन गए हैं, तो क्या देखते हो मेरे बेटा, ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो गई है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी तो x प्लस 3 बचेगा। लिमिट जब ऐसी कैंसिल हो जाए, लिमिट अप्लाई कर दे। जैसे ही हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट पे अप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, 3 प्लस 3 हो जाएगा, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। आंसर विल बी 6। हमारे पास जरा आंसर इसका आ जाएगा, देख लीजिएगा, 3 प्लस 3 है। बस 0.0 आंसर नहीं होना चाहिए, 0/0 जो कि अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, वो आंसर हमारे पास नहीं होना चाहिए। नाउ विल मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ भी मेरे बेटा लिमिट पुट करोगे आंसर तो डायरेक्ट 0.0 आ जाएगा।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके फैक्टर बनेंगे क्या मेरे बेटा, 5 है ना, 6 है ना यहाँ पर, तो 3 टू द 6 होता है, तो 3 और 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पर 7 और 10 है, इसके फैक्टर बन जाएंगे क्या, 5 टू द 10 होता है, तो 3 और 2 ये क्या किया मेरे बेटा, हमने फैक्टराइज कर लिया है, इसको तवज्जो से आप देख लेंगे और बेहतर रहेगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहते हैं, आपको याद होगा मैट्रिक क्लास में आपने किया होगा। ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया इस तरीके से, और अगर नीचे वाले को देखता हूँ मेरे बेटा, जो माइनस का 7x मेरे पास था उसको ब्रेक किसमें कर दिया हमने, माइनस का 2 माइनस का 5x को ब्रेक कर लिया है। फिर दो के पेयर बनाते हैं, याद होगा आपको। फिर मेरे बेटा दो के पेयर बनाए जाते हैं, पेयर बनाने के बाद हम कॉमन निकालते हैं, एक्स माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, एक्स माइनस 2 आएगा, दोबारा कॉमन निकलेगा। फिर क्या देखते हो मेरे बेटा, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऊपर नीचे हमारे पास जो वैल्यू है, ऊपर नीचे जो वैल्यू हमारे पास x-2 एक जैसी वैल्यू आ गई है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, कट जाएगी। क्या बच जाएगा मेरे बेटा, x-3 x+3 बच जाएगा। और आप जानते हो जैसे कैंसिल आउट होता है ना, ये बेसिकली 0.0 का ड्रॉ होता है, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, वो 0.0 की कैंसिलेशन हमारे पास होती है बेसिकली। तो x-3 x-5 बचा हमारे पास कैंसिल आउट करने के बाद, नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट। x से हमारा 2 रख देंगे, 2-3 2-5 हो जाएगा, माइनस का 1/3 होगा, माइनस ऊपर माइनस नीचे, माइनस ऊपर माइनस नीचे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 1/3 आएगा। क्वाइट सिंपल वन, क्वाइट इजी वन। ये आता है सवाल में, ख्याल रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, जिसको इम्पोर्टेंट बार मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सवाल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी अगर आप गौर से देखेंगे तो बज़ाहिर आपके पास सवाल ये लग रहा है कि फैक्टराइजेशन से सवाल हमारा होगा। 10 है, इसके फैक्टर बन सकते हैं, 5 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं, ये 13 है, इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, क्या फैक्टर बन, यहाँ पर 2 मौजूद है, 20, यहाँ पर भी इसकी जनाब फैक्टराइज किए जा सकते हैं। मगर पहले मरहले पे हम क्या करेंगे मेरे बेटा, कि इसको हम डायरेक्ट लिमिट पुट करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ यहाँ मेरे बेटा मैं डायरेक्ट जब लिमिट इसके अंदर अप्लाई करूंगा, तो मैं क्या देखूंगा कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर, डायरेक्ट लिमिट पुट की फैक्टराइज किया नहीं, ये हर दफ़ा करते हैं। पिछले सवाल तो इसलिए नहीं किया, जगह भी कम थी, पर हर सवाल में आपने ऐसा करना है। यहाँ मेरे बेटा क्या किया, मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी। जब डायरेक्ट लिमिट पुट की तो देखा मेरे पास एक आंसर आ गया वैलिड, 0.0 नहीं आया। क्या नहीं आया, 0.0 मेरे पास आंसर नहीं आया है। अगर 0.0 आंसर नहीं आ रहा है तो सवाल दुरुस्त है। क्या नहीं आना चाहिए, 0.0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 0.0 हमारे पास नहीं आना चाहिए। 0.0 के अलावा कोई और वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है तो वो वैल्यू चलेगी, वैलिड है। 0.0 के अलावा कोई और वैल्यू मेरे पास अगर आ रही है तो वैलिड है, वो वैल्यू बिल्कुल चलेगी, इसमें कोई इशू, कोई परेशानी की बात उसके अंदर नहीं है। और यहाँ हमारे पास आंसर जो था वो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। नाउ देन दिस द फोर्थ क्वेश्चन, 17 करीब सवाल इसके अंदर है। और उसके बाद हम मेरे बेटा